हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चन हुए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने 57 जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो 58 क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 58वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था। तो रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है प्रतिवेदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मौर्यकालीन अधिकारी थे नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी, युक्त, रज्जुक के अधीन राजस्व अधिकारी, राजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी, उसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। प्रतिवेदक, जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी अर्थात रिपोर्टर। पांचवा है प्रतिष्ठा, यानी कि फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। रूपदर्शक, यानी सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी, स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व वसूल करने का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया, तत्पश्चात सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया और बारबरादारान नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था। इसके अलावा 200 यक जवान अथवा सिलाह दारान थे जिसका काम सुल्तान की निजी शस्त्रों का संरक्षक था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें खासाह खेल कहा जाता था। तो गुलबर्गा के इस बहमनी सुल्तान की पहचान करें जिनके पास ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद फर्स्ट। तो मोहम्मद फर्स्ट जो है वो यहाँ पर सही आंसर है, बी ऑप्शन। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम दक्षिण के बहमनी वंश का प्रथम सुल्तान था। उसे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जफ़र खां का खिताब मिला था। तो जफ़र खां का खिताब किसको मिला था? मोहम्मद प्रथम को किसने दिया था? किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसके पश्चात मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी वंश का द्वितीय सुल्तान हुआ। उसने नई शासन व्यवस्था चलाई जिसका संचालन केंद्र उसके 8 मंत्रियों द्वारा होता था। उसने महल के रक्षकों की गारद का पुनर्गठन किया। सैन्य बलों को पुनर्गठित करके उसके सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया तथा खासा खेल को सुल्तान के 400 अंगरक्षक का दायित्व दिया गया जिसकी मृत्यु अत्यधिक मद्यपान के कारण हो गई थी। तो ये उसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म जो है वो सुमिलित है वो यहाँ पर बताना है। तो सूबा जो है तरफदार, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था तथा प्रत्येक सूबे का सर्वोच्च अधिकारी यानी तरफदार सूबेदार होता था। साधारणतया राजा का पुत्र, मित्र अथवा घनिष्ठ व्यक्ति होता था। इक्ताओं को सरकार यानी जिला में विभक्त किया जाता था तथा उसके प्रमुख को फौजदार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभक्त यानी बटा होता था। प्रत्येक परगने में एक शिकदार यानी प्रमुख, एक मुंसिफ, एक फौजदार, खजांची और 2 कारकुन यानी क्लर्क होते थे। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई ग्राम थी। एक परगने में अनेक गांव होते थे। ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था जो गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पलामू यानी कि रांची की किस जनजाति ने 1857 में भाग नहीं लिया था? तो आंसर हो जाएगा मुंडा और ओराव। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक सशस्त्र संग्राम छिड़े हुए थे। पलामू के विद्रोह में सिर्फ आम प्रजा ही नहीं बल्कि राजा, सामंत और जमींदार भी शामिल हुए थे। यह संग्राम 1858 तक चला था। झारखंड की प्रमुख जाति
मुंडा और ओराव ने इस विद्रोह यानी 1857 में भाग नहीं लिया था, जबकि चेरो, बोगता और खरवार जनजाति के लोगों ने खुलकर इसमें हिस्सा लिया था 1857 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जगरूप गोसाई से मिलने गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, वेदांत ज्ञान योग की शाखा है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है, जिसका मुख्य स्रोत जो है उपनिषद है, जो वेदांत ग्रंथों और अनर्णकों ग्रंथों का सार समझते हैं। वेदांत की 3 शाखाएं जो सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं वे है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। आगे चलकर वेदांत दर्शन मुगल काल में बहुत प्रचलित रहा। मुगल शासक अकबर और जहांगीर इस दर्शन से प्रभावित हुए और अपने राज्य में इसका क्या करवाया था, प्रचार प्रसार करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। तो हिस्टोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में करवाए हैं और इससे जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे जो हैं बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया है, तो आप उनको देखिए और आपके जो भी यूजीसी नेट में जितने भी हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे वहाँ सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर देखते हैं आर.सी. कलिंगवुड और उनकी जो पुस्तक है उसके बारे में देखते हैं। तो उनकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि दूसरा ऑप्शन। भीखू पारिक जी की है कोलोनियलिज्म, ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म एंड एनालिसिस ऑफ गांधीज पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो ये इनकी पुस्तक है। दीपेश चक्रवर्ती इनकी है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री और एरिक हॉब्सबॉम की है ऑन हिस्ट्री। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो व्याख्या है इसमें दीपेश चक्रवर्ती की अन्य पुस्तकें जैसे कि द क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी हमें याद रखनी है, द क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, द पब्लिक लाइफ ऑफ हिस्ट्री। तो इनकी कुछ अन्य पुस्तकें ये भी हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पर चुनना है। सबसे पहले है 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्राभिसारी एवं प्रभुत्ववादी थी। बी ऑप्शन है महेंद्र लाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान और उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। अगला है राज्य की संलग्नता ने राज्य की संलग्नता ने औपनिवेशिक विज्ञान को जन हितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया। औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशिकवाद के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बना हुआ था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, बाकी यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक अथवा उपनिवेश काल कहा जाता है। यह काल सन 1760 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उसके आर्थिक तथा सामरिक हितों की पूर्ति उद्देश्य के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। 19वीं सदी में भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा यूरोप में केंद्राभिसारी व प्रभुत्ववादी हो गई। आगे चलकर औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशवाद के ताने बाने में जटिल रूप से बनता चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए
बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष उंगली छाप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो यूजीसी नेट हमेशा सर्वप्रथम बहुत पूछता है कि सर्वप्रथम किसने क्या किया। तो यहाँ पर फिर से एक बार सर्वप्रथम पूछा गया है जिसने उंगली छाप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो सन पूछा है यहाँ पर, तो सन यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1898 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगुल चिन्हों को व्यक्तिगत पहचान के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने का विचार जो है सर्वप्रथम 1858 में बंगाल प्रांत के हुगली जिला के जिला मजिस्ट्रेट सर विलियम हार्शिल द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो हार्शिल द्वारा प्रतिपादित किया है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तत्पश्चात डॉक्टर हेनरी फाल्डस ने घटना स्थल पर पाए जाने वाले चिन्हों पर यह निष्कर्ष निकाला कि 2 अंगुल चिन्ह एक समान नहीं होते हैं। हर्शिल फाल्डस के विचार पर आधारित अंगुल चिन्हों में विशिष्टता एवं स्थायित्व के मूलभूत सिद्धांतों को वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया गया। इस प्रकार विश्व का सर्वप्रथम अंगुल चिन्ह ब्यूरो राइट्स बिल्डिंग कोलकाता में वर्ष 1897 में स्थापित किया गया। इसे बंगाल पुलिस द्वारा अपराध का पता लगाने के लिए 1898 में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये बिल्कुल न्यू है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर जो न्यू आते हैं वो ज़्यादा चांसेस उनके रहते हैं कि अगले वर्ष जो है वो रिपीट हो भी सकते हैं या इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर आदिनाथ और मल्लीनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, तो सीधे हम आंसर पे जाते हैं। और आदिनाथ का है सांड यानी कि बैल, मल्लीनाथ का है घड़ा, महावीर का है शेर, पार्श्वनाथ का है सर्प। तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं और कुछ और भी हैं। सभी तीर्थंकरों की पहचान उनके अलग अलग चिन्हों से होती है। 3 अन्य तीर्थंकरों के चिन्ह जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अजीतनाथ का हाथी, नेमिनाथ का शंख और नेमिनाथ का जो है नील कमल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूची और दूसरी सूची का मिलान करना है। सबसे पहला है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का है अंधा युग। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। विजय तेंदुलकर का है घासीराम कोतवाल। तो चौथा ऑप्शन ग्रीस कर्नाड का है हयावदन। तो दूसरा ऑप्शन हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन शवाधान व्यवस्था को यहाँ से वो करना है, सुमिलित करना है। तो ताबूत शवाधान है, कलश शवाधान है, संयुक्त शवा, सारे शवाधान ही है। तो हम सीधे आंसर पे जाते हैं। तो ताबूत जो है वो है हड़प्पा, विस्तारित सनौली, संयुक्त शवाधान जो है लोथल और कलश शवाधान जो है मोहनजोदड़ो। तो ये भी नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। इसको भी हमें याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आगे है, जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि शिव का। प्राचीन समय में जावा द्वीप के यव द्वीप कहा जाता था। वहाँ बहुत से हिंदू और बौद्ध समुदाय के मंदिर तथा उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेंगेलांग के निकट बोरोबुदुर मंदिर संसार का बृहद बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ भगवान शिव के मंदिर के प्रमाण भी मिले हुए हैं जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। 27 दिसंबर 1949 में इंडोनेशिया गणराज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें जावा प्रमुख द्वीप है। जावा में स्थित भगवान शिव का पंबानन मंदिर 10वीं शताब्दी का एक अद्भुत और
प्राचीन मंदिर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रेमचंद उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने दलितों को गरीबों के एक भाग के रूप में और उनकी विशिष्ट समस्या के साथ स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरित्रों के रूप में दर्शाया। प्रेमचंद्र की साहित्यिक कृतियां उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को प्रतिबंधित नहीं करती। प्रेमचंद के उपन्यास पारंपरिक हिंदू धर्म के विचारों के प्रति समर्पण दर्शाते हैं। डी ऑप्शन है, प्रेमचंद की अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में और 1935 में और बाद में हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुई थी और इस प्रकार यह उनकी समन्वयकारी व्यक्तिगत दर्शाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए और डी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर देखते हैं उसकी व्याख्या। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के निकट लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। प्रेमचंद उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने दलितों को गरीबों के एक भाग के रूप में उनकी समस्याओं और चरित्रों का वर्णन किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में सभी धर्म के विचारों के प्रति समर्पण को दर्शाया जो उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रतिबंधित रखता है। उनकी अंतिम और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में जो कि 1935 और 1936 में हिंदी में प्रकाशित हुई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मंगलसूत्र उपन्यास लिखना आरंभ किया जिसके पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसे अधूरा उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और आर दिया गया है। सबसे पहले ए है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा और उनकी जनता के कत्लेआम ने लोगों के 340 वर्ष पहले तैमूर के हाथों उसी प्रकार की विपदा की याद दिलाई। दूसरा तर्क है यहाँ पर, दूसरी ओर नादिर शाह ने सिंधु पार के प्रांतों और दूसरे अफगानिस्तान को नहीं हड़पा था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है और आर जो है वो यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में तैमूर के आक्रमण 1398 में दिल्ली के साम्राज्य को अत्यधिक आघात पहुंचाया। तत्पश्चात 340 वर्ष बाद फारस के नादिर शाह ने मुगल वंशीय शासक मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1738 में गजनी नगर से प्रवेश कर काबुल पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात अटक से रास्ते सिंधु नदी को पार कर लाहौर पहुंचा। वहां पर मुगल गवर्नर जो है जकारिया खां के बिना युद्ध के ही हथियार डाल दिया। इसके पश्चात नादिर शाह ने सरहिंद के रास्ते अम्बाला अजीमाबाद होते हुए करनाल पहुंचा। वहां पर 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना जो है बुरी तरह क्या हो गई? पराजित हुई। नादिर शाह ने वापसी के समय तख्त हाउस, कोहिनूर हीरा, हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले लिया तथा नरसंहार ने 340 वर्ष पूर्व हुए तैमूर के आक्रमण की याद दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वो है बी ऑप्शन, यानी कि वैलेंटाइन रोल की द लिगेसी ऑफ द लोकमान्य, ये जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। बल्कि यहाँ पर ये जो पुस्तक है वो है थियोडोर एल शे, यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है थियोडोर एल शे की पुस्तक थी ये। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लेखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापत्र के राज्यों को क्रमानुसार लिखिए। तो दक्षिणापत्र के राज्य जो हैं उसको क्रमानुसार लिखना है। तो सबसे पहले सी यानी पिष्टपुर आएंगे, फिर उसके बाद है बी यानी कांची, फिर है डी वेंगी और सबसे लास्ट में है देवराष्ट्र। तो व्याख्या देखते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ
उसने आर्यव्रत तथा दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया और उन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 3 प्रमुख शक्तियाँ अच्युत, नागसेन, रोहतकुलिज शासकों को पराजित किया। पथ के राज्यों में कुल 12 विजित राज्य क्रमशः कौशल, महाकांतर, कौशल, पिष्टपुर, कुट्टूर, एरंडपल्ल, कांची, अविमुक्त, वेंगी, पलक, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अकबर का मकबरा, गोल गुम्बद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और 4 मीनार। सबसे पहले यहाँ पर है सी ऑप्शन, यानी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। यहाँ पर जो अकबर का मकबरा जो है वो है सिकंदरा में। शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ऊपर का कट गया है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी शेख सलीम चिश्ती जो है अजमेर के ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने क्या है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो शेख सलीम चिश्ती जो है वो फतेहपुर सीकरी, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। वहीं जोधा महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल महल आदि का निर्माण करवाया था। हैदराबाद में 4 मीनार, तो जो 4 मीनार है वो है हैदराबाद, एक सेकेंड, यहाँ पर जो कालक्रम है तो शेख सलीम चिश्ती यानी कि सबसे पहले क्या बना था ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बना था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो पहले आएगा, यानी कि ये पहला है। और फिर उसके बाद आएगा 4 मीनार बनी थी। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा बना था वो 1580 से 81 में बना था, यहाँ पर दिया गया है। और 4 मीनार जो है 1591 हैदराबाद में। अकबर का मकबरा जो है 1613 सिकंदरा में। गोल गुम्बद जो है 1656 बीजापुर में। तो अगर हमें ये डेट याद नहीं है, मान लीजिए हमें सन याद नहीं है, तो हमें इतना तो पता होगा कि सबसे पहले कौन बना होगा। तो अकबर का मकबरा तो पहले नहीं बना होगा, तो जब वो मर जाएंगे तभी अकबर का जो है मकबरा बनेगा। तो उससे पहले क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम गैस करके भी हमारा जो कूट है वो निकल कर आ जाता है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए बी सी, यानी कि अग्नि, भागवत और मत्स्य। वायु में नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, गौतम बुद्ध को हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय के भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धर्म में वर्णित दशावतार में वर्तमान में 9वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। भविष्य में अंतिम कल्कि अवतार होगा। बुद्ध का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है। इन ग्रंथों में बुद्ध की 2 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। कलियुगी अधर्म की स्थापना के लिए नास्तिक वैदिक मत का प्रचार तथा पशु बलि की निंदा। उनके पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, जैसा अग्नि पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु नारदीय पुराण, इन सब में बात कही गई है। अब 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। भुवन कोश जो है वो क्या है,
तो जो भुवन कोश है वो है भूगोल है, भुवन कोश भूगोल है। बृहत जातक जो है वो ज्योतिष है। रूप दशक दश रूपक क्या है तो नाट्य कला है। और मान सार जो है वास्तुकला है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम सही है। भुवन कोश में प्राचीन भारतीय भूगोल की विस्तृत सामग्री पाई गई है। पुराणों में भूगोल को भुवन कोश कहा गया है। भुवन कोश का वर्णन मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, वामन और मार्कंडेय पुराणों में भी हुआ है। कूर्म पुराण में भूगोल विषय से संबंधित 5 अध्याय मिलते हैं। 5 अध्याय 38, 43, 45, 47, 48। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेनेडिक्टो क्रोचे का है कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। तो बेनेडिक्टो क्रोचे जो है इटली के प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। उसने अनेक विषयों पर लिखा जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र प्रमुख थे। वह उदारवादी विचारक थे किंतु उन्हें मुक्त व्यापार का विरोध किया। उन्हें अभिजन्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इतिहास के बारे में उनका मत था कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। स्पेंगलर ने इतिहास में संश्लेषण और उद्देश्य की आवश्यकता पर बल दिया तथा एक नए सिद्धांत प्रत्येक मानव सभ्यता की एक सीमित जीवन अवधि होती है का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर जो है नाइटहुड की उपाधि जो शुरू हुई है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है 1861। यहाँ पर स्टार ऑफ इंडिया यानी यूरोपीय और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की गैर आनुवंशिक उपाधि को 1861 में प्रदान करना शुरू किया। नाइटहुड अथवा सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च उपाधियों में से एक है। ये उपाधि किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता था जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज और मानवता के लिए अच्छा कार्य करे। अभी तक केवल 2 भारतीयों को नाइटहुड दिया गया था। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, रतन टाटा। 2019 में एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर को न्यू ईयर ऑनर लिस्ट 2019 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरिश्ता लिखते हैं उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रति वर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के उस शासन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बुक का प्रथम बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी यानी 1336 में की थी। ये दोनों वारंगल के कातकियों के सामंत थे। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इनके शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वर तक फैला था। उन्होंने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल को चीन भेजा था। उसकी साम्राज्य की सुदृढ़ता के कारण फरिश्ता ने कहा कि जनता उसकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। इसी प्रभाव के कारण सिलोन, मालाबार तथा अन्य देशों के रईसों ने उसके दरबार में दूत भेजे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन और हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे।
तो यहाँ दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नील दर्पण। दीनबंधु बंकिम चंद्र चटर्जी के समकालीन बंगला नाटककार थे। उनका प्रथम नाटक जो है नील दर्पण यानी ढाका 1860 तत्कालीन ग्रामीण किसानों पर गोरों के अत्याचारों की कथा वस्तु पर आधारित है। 1860 में जब यह प्रकाशित हुआ तब बंगाली समाज और शासक दोनों में तीव्र प्रक्रिया हुई। बंगाली समाज ने इसका स्वागत किया और अंग्रेज सरकार ने इसे घृणा किया। 1876 में अंग्रेज सरकार द्वारा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस कंट्रोल एक्ट लाना नील दर्पण जैसे नाटकों की विद्रोही भावना का दमन भी एक उद्देश्य था। जेम्स लॉग ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। तो किसने अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था? जेम्स लॉग ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दीनबंधु मित्र के अन्य नाटक थे लीलावती और कमल कामिनी। तो ये भी एक अन्य फैक्ट है, इसको भी हम याद रखेंगे कि उनके अन्य नाटक कौन से, लीलावती और कमल कामिनी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।